विद्यार्थियों, मैं आज आपको फिजिक्स भौतिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट मल्टी चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो हर प्रकार के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। आइए, पहला है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस, यानी कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में उपयोग नहीं किया जाता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। देखिए, वाटर इसका यूज होता है, कांच यानी ग्लास इसका भी प्रयोग होता है, प्लास्टिक इसका भी प्रयोग होता है, क्ले मिट्टी यानी कि मिट्टी का प्रयोग नहीं होता। तो राइट आंसर क्या है? क्ले यानी कि मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर द इमेज अपीयर्स इरेक्ट द मिरर इज लाइकली टू बी, यानी क्या कहता है, किसी दर्पण से आप कितनी दूरी पे खड़े हो लेकिन आपका जो इमेज है, प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है। तो आपका जो मिरर है कैसा हो सकता है? याद रखिएगा, हमेशा क्या होता है, प्लेन मिरर या कन्वेक्स मिरर, दोनों के अंदर क्या होती है, इमेज हमेशा आपका प्रतिबिंब हमेशा इरेक्ट यानी कि सीधा बनता है। तो राइट आंसर क्या है? इधर प्लेन और कन्वेक्स, समतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, व्हाट इज लेंस फार्मूला, लेंस सूत्र कौन सा? हमें पता है लेंस सूत्र कौन सा होता है हमारा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमारा राइट आंसर है। तो राइट आंसर क्या है? हमारा सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट है, द फ्लोर ऑफ ए स्विमिंग पूल अपीयर्स टू बी रेज ड्यू टू। आपको देखिए, किसी भी जो स्विमिंग पूल होता है उसकी जो सतह होती है वो आपको ऊपर की तरफ उभरी हुई दिखाई देती है। तो उसका रीज़न क्या होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के कारण। तो आंसर क्या हमारा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू एन। इसको एन को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो ये हमारा कौन सा नियम होता है? ये होता है स्नेल्स लॉ, यानी ए इज द राइट आंसर, स्नेल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिरर इज यूज्ड इन ए व्हीकल टू सी द रियर व्यू। तो किस वाहन का जो हमारा राइट साइड में देखा होगा आपने, जो आपको पीछे से आने वाले जो आपके व्हीकल्स होते दिखाई देते हैं, तो कौन प्रकार का उसके अंदर मिरर यूज होता है? उसको बोलते हैं रियर व्यू मिरर। तो दृश्य पश्चात दृश्य देखने के लिए, पीछे से आने वाले दृश्य देखने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं मिरर? उत्तल यानी कि कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट है, फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर इज। फोकल लेंथ क्या होती है? आपकी फोकल दूरी किसी कनकेव मिरर की, कनकेव मिरर को हिंदी में क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। याद रखिए, हमेशा क्या होती है? नेगेटिव आती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इसमें जब इमेज बनाते हैं तो आपको क्या करता है, इस तरह का आपका ये जो मिरर होता है ये कैसा होता है, इसका इधर एफ होता है, इधर आपका इसका सी होता है। तो लेफ्ट साइड है पोल से, और लेफ्ट साइड जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ते क्या होता है? नेगेटिव, यानी कि हमेशा नेगेटिव होगी, ऑलवेज नेगेटिव होती है कनकेव मिरर की फोकल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर होता है, उसके अंदर क्या है, आपने देखा होगा, अगर ये प्लेन मिरर है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज भी क्या इसके बिल्कुल सेम दूरी पे बनेगी, यानी ये जितनी दूरी होती है इतनी डिस्टेंस पे आपकी इमेज बनती है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो इमेज भी सेम डिस्टेंस पे बनता है। और हमें पता है जो मैग्निफिकेशन क्या होती है? मैग्निफिकेशन होती है हाइट ऑफ इमेज बटे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। तो अगर हाइट आपकी अगर 5 फुट है तो इमेज भी क्या 5 फुट की बनेगी, तो मैग्निफिकेशन 1 आएगी। तो राइट आंसर इज अपना सी, यानी आपका सी क्या है? राइट आंसर होगा। मैग्निफिकेशन क्या होती है? हमेशा प्लेन मिरर की 1 होती है, पल्स 1। नेक्स्ट है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी। याद रखिए, हमारा जो आपको अभी पीछे दिखाया था, अगर मान लो ये आपका मिरर है, आप क्या करती है, पोल से कंपास लेती है, जितना ये फोकस इतनी बिल्कुल सेम दूरी पे आर होता है। इसका मतलब क्या है? आर क्या होता है आपका? ट्वाइस ऑफ क्या होता है? फोकल लेंथ होता है। तो एफ क्या हो गया आपका? r/2। तो बी इज द राइट आंसर, यानी फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिरर फार्मूला। तो याद रखिए, मिरर फार्मूला क्या है? लेंस के अंदर नेगेटिव होता है और हमारा मिरर के अंदर पॉजिटिव होता है, यानी लेंस फार्मूला सॉरी आपका मिरर फार्मूला क्या होगा? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। नाउ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। याद रखिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है? जो निर्वात में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ होती है।
मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा सी, राइट आंसर इज ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट मीन्स। किसी समतल दर्पण की मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन बोलते हैं हिंदी में इसको, +1 है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ पीछे भी मैंने कराया था कि हाइट ऑफ जो इमेज है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होती है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दिया गया है ये वाला ए, यानी एच ऑब्जेक्ट की हाइट है, एच डैश क्या है, इमेज की हाइट है। तो राइट आंसर इज ए, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज होती है अगर मैग्निफिकेशन कितनी है आपकी 1 है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या होती है, आपको पीछे करा, पावर होती है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी P इज इक्वल टू 1/f। अगर f फोकल लेंथ में दे रहे मीटर में, अगर आपकी पावर होती है 1/100/f, अगर ये किस में दी गई हो, फोकल लेंथ आपकी किस में दी गई हो, सेंटीमीटर में दी गई हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे 100/f का। नेक्स्ट है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट f देन द इमेज फॉर्म्ड बाई कनकेव मिरर विल बी। याद रखिए, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी अवतल दर्पण के सामने बिंब अगर फोकस पॉइंट पे रखते हैं, फोकस का मतलब फोकल बिंदु वहाँ रखते हैं, तो इमेज हमेशा इन्फिनिटी पे बनती है। इन्फिनिटी मीन्स अनंत पे बनती है, और जब इन्फिनिटी पे होती है तो इमेज बनेगी आपकी ऐप पर बनती है। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, ऐप पे, तो इमेज कहाँ बनेगी आपकी, इन्फिनिटी पे बनेगी। तो राइट आंसर इज बी, इन्फिनिटी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी कलर। तो प्राइमरी कलर यानी कि कौन सा रंग आपका इसके अंदर प्राइमरी कलर नहीं है, प्राथमिक कलर नहीं है। तो देखिए हमारा जो होता है, बर्गर याद कर सकते हैं, बर्गर बड़ा खाते हैं बच्चे, इंटरेस्ट लेके खाते हैं। तो उसमें क्या, ब्लू हो गया आपका, रेड हो गया और ग्रीन हो गया बर्गर। तो ब्लू, रेड, ग्रीन ये हमारे प्राइमरी कलर होते हैं। तो इसके अंदर जो ऑप्शन दी गई है, ब्लू है, रेड है, ग्रीन है और वाइट है, सफ़ेद है। तो राइट आंसर क्या इसके अंदर हमारा, वाइट कलर जो होता है यानी सफ़ेद कलर प्राइमरी कलर नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या है इसके अंदर, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द कलर ऑफ डेंजर सिग्नल। तो हमें पता है, देखते होंगे आप रास्ते में, रोड पे, तो कलर जो होता है डेंजर कलर के लिए हम रेड यूज़ करते हैं। तो हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी, यानी रेड कलर क्या होता है, डेंजर के लिए यूज़ करते हैं, लाल रंग। नेक्स्ट है, द फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन एम ऑफ लेंस। तो कोई भी हो, लेंस हो या मिरर हो, मैग्निफिकेशन सबकी क्या होती है, आपकी हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। लेकिन अगर हम v और u की उसमें बात करें तो याद रखिए, लेंस के केस में क्या होती है, ये v/u होती है लेंस के केस में। अगर मिरर होता यानी दर्पण होता आपका, तो मिरर के केस में क्या होती है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव v/u होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेंस, देखिए ध्यान से देखना, आपको लेंस है यहाँ पे, तो लेंस के लिए क्या होगी, a, v/u, a इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन m ऑफ स्फेरिकल मिरर। देखिए आ गया ना वैसे ही, तो स्फेरिकल मिरर, यहाँ पे मिरर है, तो मिरर के लिए क्या होगी, मिरर के लिए बस नेगेटिव लेना है, तो b इज़ द राइट आंसर है, यानी क्या होती है, -v/u। नाउ SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता का मात्रा यानी कि SI मात्रक क्या होता है, याद रखिए डायोप्टर होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, डायोप्टर, DIOPTRE, डायोप्टर SI यूनिट होती है, पावर ऑफ लेंस की होती है। नेक्स्ट है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होगी। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, याद रखिए, हमें हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n होता है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम, वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम। तो देखिए आपका यहाँ पे जो ये 1.5 है, यानी आपको n जो दिया गया है, n यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.5 दी गई है, तो n की वैल्यू होगी 1.5। c होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, अब पीछे भी किया था, ये कितनी होती है, 3 × 10⁸। v हमें निकालना है, तो v कितना आ जाएगा, 3 × 10⁸, ये आपका ये 1.5 नीचे आएगा। आप इसको काटेंगे 15 दूनी 20, तो कितना आएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ये हमारा वैल्यू क्या आएगी, इफेक्टिव इंडेक्स हमारा 1.5 है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो हमारा फार्मूला ये यूज़ किया आपने, इसमें रखी, तो देखिए वैल्यू कितनी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, देखिए ए इज़ द राइट ऑप्शन, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है,
द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई ए प्लेन मिरर पल्स वन, व्हाट डज दैट मीन। अगेन फिर वही क्वेश्चन आ गया आपका। तो याद रखिए प्लेन मिरर की बात, पल्स वन का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, यानी क्या हो गया आपके हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि पेपर के अंदर क्या है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप पूछ लेते हैं कभी कभी। तो देखिए यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे इसका मतलब क्या आएगा आपका मैग्निफिकेशन, इसका मतलब ये आएगा कि आपकी जो है ऑब्जेक्ट सीधा है, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज सेम है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज होती है। तो हमारी जो मैग्निफिकेशन आएगी वो कितनी आएगी, +1 आती है। यानी कि क्या है, धनात्मक चिन्ह दर्शाता है प्रतिबिंब आभासी सीधा है, जमावन दर्शा प्रतिबिंब आकार वस्तु के आकार के समान है। तो हमारा क्या होता है यहाँ पे बताने का ये था कि आपकी जो हाइट और हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, यानी पॉजिटिव साइन के दिखाता है। इमेज क्या है, इरेक्ट है और वर्चुअल है। आपसे पूछा नहीं कि व्हाट डज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर +1, व्हाट डज दैट मीन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इरेक्ट है, यानी जो ऑब्जेक्ट आप है वो भी इरेक्ट है और जो इमेज बनी वो भी इरेक्ट है। और मैग्निफिकेशन क्या आएगी, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स मैग्निफिकेशन इज 1, ये दिखाता है। बस आपका मीन्स यहाँ लिखना है, इरेक्ट है, वर्चुअल है, एंड सेकंड क्या है, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है। नेक्स्ट है डिफाइन पावर ऑफ लेंस, डिफाइन पावर ऑफ लेंस। तो डिफाइन पावर ऑफ लेंस क्या, अगर हिंदी में बात करें आप एक लिख सकते हैं, पावर क्या होती है 1/f, अभी बताया था आपको, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ का व्युत्क्रम होता है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। ये लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित अपसारित करने की क्षमता को दिखाता है। अगर हम बात करें इंग्लिश में तो पावर ऑफ लेंस का देखिए लिखा ना, रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, इतना ही काफ़ी है इसकी डेफिनेशन है। दी पावर ऑफ लेंस इज दी रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ये क्या दिखाता है, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट दिखाता है। और P क्या होती है आपकी 1/f होती है, अगर f इन मीटर में दे रहा है क्या हो, और P इक्वल टू 100 क्या होगी, f होगी। अगर आपकी फोकल लेंथ किस में दे रखी होगी, सेंटीमीटर में दी गई होगी। आपको पता है जो लेंस होते हैं हमारे, तो लेंस के अंदर क्या होता है, या तो लाइट क्या होगी, अगर ये मान लो कन्वेक्स लेते हैं तो देखिए लाइट इस तरह से आपकी जाएगी तो फोकस पे क्या होती है, कन्वर्ज हो जाती है, सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज होती दिखाई देती है आपको। जबकि आपका अगर ये लेंस होता, कनकेव लेंस होता, इस तरह कनकेव लेंस है, तो आपको पता है जो लाइट हमारी इंसिडेंट होगी आपकी, वो क्या होती है, डाइवर्ज होती है, इस तरह दिखाई देती है, इस तरह से डाइवर्ज होती है। नेक्स्ट है डिफाइन 1 डायोप्टर पावर ऑफ लेंस, यानी आपको पता है कि जो पावर ऑफ लेंस है उसकी SI यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। यहाँ पे हमें डिफाइन करना है 1 डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर क्या होता है, 1 डायोप्टर इज पावर ऑफ लेंस वोज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, यानी वो लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी हो, 1 मीटर हो, उसको हम बोलते हैं, उस लेंस की जो पावर होती है 1 डायोप्टर होती है। अभी पीछे बताया था पावर क्या है 1/f। अगर मान लो आपका रखते हैं 1/f, इसका मीटर में मापते हैं तो यूनिट क्या आएगी आपकी 1/मीटर, मीटर पर कितना -1, यानी कि पर मीटर। तो जो यूनिट होती है डायोप्टर किसके बराबर होता है आपका 1 पर मीटर के बराबर होता है। तो एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकल दूरी कितनी हो, 1 मीटर हो। नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज फोकल लेंथ। किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगी, मैंने कराया था न्यूमेरिकल भी आपको। और R कितना दिया 20 सेंटीमीटर, हमें पता है F क्या होता है, R का हाफ होता है, तो 20/2 10 सेंटीमीटर, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच मिरर इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट, जो दंत चिकित्सक होते हैं किस प्रकार का दर्पण यूज़ करते हैं आपके मुंह में देखने के लिए दांतों को, तो याद रखिएगा ये होता है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर को क्या बोलते हैं हिंदी में, अवतल दर्पण कहते हैं। वाई डू वी प्रीफर ए कन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स। अब एक क्वेश्चन आ गया है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चादर्शी दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। वाई डू वी प्रीफर कन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर। देखिए क्या होता है, हम कन्वेक्स मिरर को यूज़ क्यों करते हैं रियर व्यू मिरर, हमें पता है क्यों, ये इसके अंदर इमेज जो बनती है हमेशा इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है और छोटी बनती है। द कन्वेक्स मिरर इज यूज एज ए रियर व्यू मिरर या बैक व्यू मिरर इन व्हीकल टू सी ट्रैफिक बिहाइंड बिकॉज इट ऑलवेज गिव्स एन इरेक्ट सीधी डिमिनिश्ड बहुत छोटी इमेज विद ए वाइड रेंज, इसलिए हम क्या है रियर व्यू मिरर को यूज़ करते हैं। यानी उत्तल दर्पण को पश्चादर्शी दर्पण के रूप में इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये वस्तुओं को सीधा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसके द्वारा अधिक क्षेत्र में ट्रैफिक को देखा जा सकता है। नेक्स्ट है स्टेट स्नेल्स लॉ ऑफ
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बड़ा आसान सा है। यहाँ पे आप देखिए साइन आई बटे साइन आर, मैंने पीछे बताया था आपको, ये जो म्यू है या एन दिखाते हैं, ये देखिए एक कांस्टेंट वैल्यू होती है साइन आई बटे साइन आर। मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो देखिए रेस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी देखिए आपका इट इज रेस ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बटे में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कॉन्स्टेंट, इसी को बोलते हैं हम स्नेल्स लॉ। तो अगर मान लो आपको ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। यानी प्रकाश के किसी निश्चित रंग निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की अपवर्तन की जो साइन का अनुपात स्थिर होता है, यानी साइन बटे में साइन आई बटे साइन आर, ये क्या होता है, कॉन्स्टेंट स्थिरांक होता है, इसी को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ कहते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश अपवर्तन को परिभाषित कीजिए। परिभाषित कई बार पूछा गया है। तो देखिए क्या होता है, जब आपकी लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम में जाती है, अगर हमें पीछे कराया भी था आपको, अगर मान लो आपको प्रिज्म हो या ग्लास स्लैब हो, अगर ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम, ये सरफेस एक्स वाई, ये आपका क्या है, नॉर्मल है, तो लाइट अगर मान लो इंसिडेंट होती है, ये आपका एयर है और ये आपका क्या है, डेंसर मीडियम है। तो जब लाइट इंसिडेंट होती है तो नॉर्मल से क्या होती है, एयर टू डेंस जाती है बेंट टुवार्ड दी नॉर्मल, ये इंसिडेंट एंगल है, ये आपका क्या है, आर है। तो जब लाइट एयर टू डेंस हो जाती है, इट डेविएट, इट्स बेंट टुवार्ड दी नॉर्मल, और डेंसर टू एयर जाएगी तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो क्या है, द डेविएशन ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी प्रकाश का किरण का एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में गुजरते हुए अपने पथ से विचलित हो जाना कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है पावर ऑफ विच लेंस इज नेगेटिव। याद रखिए पावर ऑफ, हमारे पास दो लेंस होते हैं, एक होता है ये होता है कन्वेक्स, इसको कन्वेक्स कहते हैं। देखिए बीच से क्या है आपका थिक है और यहाँ से क्या है थिन है, ये है हमारा कन्वेक्स। और कन्वेक्स के लिए क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये क्या होती है हमारा कनकेव, कनकेव के लिए जो हमारी पावर होती है ये होता है कनकेव, इसके लिए हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो कौन से लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, कनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस की। और पॉजिटिव किसकी होती है, कन्वेक्स की। कन्वेक्स को क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। नेक्स्ट है विच लेंस इज यूज्ड बाय वॉच रिपेयर। घड़ी साज द्वारा कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है। तो घड़ी साज क्या है करते हैं, हमें क्या है, और घड़ी साज मीन्स क्या है, वॉच रिपेयर करने वाले को छोटी सी घड़ी के अंदर बहुत सारे पार्ट देखने होते हैं, तो बड़ा देखना होता है, तो बड़े दिखाई किसी देते हैं, कन्वेक्स लेंस में इमेज क्या बनती है, काफ़ी बड़ी बनती है। तो कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं जब ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं। नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इन लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कौन सा मिरर है जो इरेक्ट और इन लार्ज इमेज देता है। तो याद रखिए जब कनकेव मिरर, या देखिए कनकेव मिरर के अंदर या कनकेव आपका, तो याद रखिए हमारा कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। और कन्वेक्स लेंस जिसके अंदर क्या होती है आपकी, हमेशा आपकी इमेज क्या बनेगी, इन लार्ज बनेगी और इरेक्ट इमेज बनेगी। नेक्स्ट है नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इन लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे पूछा है आपसे, सिर्फ मिरर पूछा है। तो कौन सा मिरर पिछला किया था क्वेश्चन, कनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण के अंदर आपकी किसी ऑब्जेक्ट की इमेज में क्या बनेगी, इरेक्ट और इन लार्ज बनेगी। और जब कब होगा ये, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, आपका जो ये कनकेव मिरर है इसके ये पोल और फोकस के जब बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज हमेशा बनती है इरेक्ट, वर्चुअल एंड इन लार्ज। नेक्स्ट है विच मिरर इज यूज्ड बाय डॉक्टर टू सी इनर पार्ट ऑफ ईयर एंड थ्रोट एंड विच मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट। डॉक्टर नाक कान गले का ही डॉक्टर होता है, पता होगा आपको। तो नाक कान गले को देखने के लिए जो चिकित्सक होते हैं डॉक्टर है, कौन सा मिरर यूज करते हैं, कनकेव मिरर यूज करते हैं, यानी कि अवतल दर्पण का यूज करते हैं। व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, यानी दर्पण की वक्रता के अंदर किसे कहते हैं। द सेंटर ऑफ स्फीयर वोज मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है उसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अगर बताना ना आए तो आप बना के दिखा सकते हैं ऐसे। ये आपका जैसे मान लो
ये कनकेव मिरर है, यहाँ कंपोल हो गया, कंपास रखा एफ हो गया, ये हमारा आर हो गया, तो इसको बोलते हैं रेडियस कर्वेचर कहते हैं। नेक्स्ट है विच मिरर इज यूज्ड इन दी हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, वाहनों की हेडलाइटों में कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, तो ये होता है कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। नेक्स्ट है विच लेंस इज यूज टू सी स्मॉल लेटर ऑफ ए डिक्शनरी, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को बड़ा देखना है तो कौन सा होगा, बड़े दिखाने के लिए लेंस करते हैं कन्वेक्स लेंस। घड़ी साज वॉच रिपेयर भी यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। विच मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, यानी विच लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। तो याद रखिए कनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग करता है, और कन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्जिंग करता है। अगर आपसे यहाँ पूछा डाइवर्जिंग यानी फैला देता है, अपसारी कर देता है। अगर ये आता कन्वर्जिंग का आता कन्वर्ज करता है तो कौन सा करता है आपका, कन्वेक्स करता है, कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट है व्हाट इज मैग्निफिकेशन, आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन। तो देखिए मैग्निफिकेशन पीछे बताया आपको, मैग्निफिकेशन क्या होता है, एम से दिखाते हैं, हाइट रेशो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, चाहे वो मिरर हो या लेंस हो, इसको बोलते हैं हम मैग्निफिकेशन, एम से दिखाते हैं। रेशो ऑफ द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर और लेंस टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। लिखना ना आए तो आप इस फार्मूले से इसको क्या है डिफाइन कर सकते हैं। इसी गोलीय लेंस दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब तथा वस्तु के आकार का अनुपात आवर्धन कहलाता है। अगला टॉपिक हमारा है चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। आइए पहला क्वेश्चन इसका, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। याद रखिए आइज की रेटिना पर हमेशा इमेज बनती है, दृष्टि पटल पर, तो आंसर क्या हमारा रेटिना, डी। नेक्स्ट है द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट, तो सामान्य दृष्टि किसी वयस्क की कितनी होती है, साफ दिखाई देता है, निकटतम, देखो ना लिस्ट डिस्टेंस, लिस्ट का मतलब कम से कम डिस्टेंस, तो ये हमारी होती है 25 सेंटीमीटर, यानी हमारा आंसर क्या होगा 25 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में पूछा जाता है आपसे तो क्या करते 25 को 100 से डिवाइड करते 0.25 मीटर, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर था। नेक्स्ट है द कलर ऑफ सनसेट इज रेड ड्यू टू, जो कलर है सनसेट का वो रेड है, क्यों होता है, याद रखिए कलर की कहीं भी बात होती है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, जो सी है ब्लू दिखाई देता है, डेंजर कलर रेड दिखाई देता है, सुबह और शाम को जब सन अपीयर होता है और सेट होता है तो रेडिश दिखाई देता है। तो सबका आंसर क्या है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं प्रकीर्णन कहते हैं। नेक्स्ट है द थिन मेम्ब्रेन्स थ्रू विच लाइट एंटर द आई इज कॉल्ड, वह पतली झिल्ली जिससे होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, तो ऑप्शन क्या दिए गए है, आई बॉल है, कॉर्निया है। तो देखिए जो लाइट एंटर करती है आई थ्रू दी मेम्ब्रेन को क्या नाम बोलते हैं, कॉर्निया कहते हैं, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं स्वच्छ मंडल, तो बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है द ब्लू कलर ऑफ स्काई, अभी बताया था आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, जब भी कलर की बात होती है बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकीर्णन से। नेक्स्ट है मेन कॉज ऑफ एडवांस सनसेट एंड सन डिलेड, याद रखिए जब सनसेट एडवांस यानी 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद सेट होता है, यानी 4 मिनट डेली टाइम बढ़ जाता है सनसेट का, सनराइज़ का, तो यहाँ पे जो बात होती है देखिए आपका मेन कॉज ऑफ एडवांस सनसेट एंड सनसेट डिलेड का, तो इसका ऑप्शन आएगा आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आएगा, ये आंसर ठीक नहीं है, क्या आएगा आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और अगर मान लो बात होती है कि आपका सुबह मेन कोज एडवांस सनसेट पर आपको ये रेडिश दिखाई देता है, रेडिश रंग, रेडिश का मतलब क्या है लाल दिखाई देता है, लाल रंग की जब भी बात होती है तो हमारा आंसर क्या आएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट आएगा। तो 2 तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है द आई डिफेक्ट इन विच आई लेंस ऑफ ए पर्सन बिकम क्लाउडी, किसी व्यक्ति के नेत्र की क्रिस्टल लेंस का धुंधला होना नेत्र किस रोग को दर्शाता है, तो याद रखिए एज जब हो जाती है तो ये रोग होता है मैक्सिमम, तो कैटरेक्ट यानी इसको हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं, इंग्लिश में कैटरैक्ट कहते हैं।
जिसमें क्या होता है आई लेंस आपका क्लाउडी यानी कि बादली धुंधला दिखाई देने लग जाता है। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज़ अनेबल टू डिस्टिंक्ट द कलर मे बी सफर फ्रॉम, यानी जो व्यक्ति विभिन्न रंगों की पहचान करने में असमर्थ होता है, कहते हैं ना इसको कलर ब्लाइंडनेस है, तो इस रोग का नाम क्या होगा? तो भी बताया ना कलर ब्लाइंडनेस यानी कि रंग अंधता, रंग की अंधता, यानी हमारा बी क्या होगा हमारा राइट आंसर। इसको बोलते कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, जो कलर में पहचान नहीं कर पाता है। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ लाइट, यानी आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, बताया था ये हमेशा क्या होता है अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है, तारे टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। हाइपरमेट्रोपिया वी कैन नॉट सी, हाइपरमेट्रोपिया होता है और मायोपिया होता है, ये आपकी मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, अभी आपने पढ़ी जो कैटरेक्ट या आइज डिफेक्ट है, आँख के दोष है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं दूरदृष्टि। हाइपरमेट्रोपिया को हम लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस यानी क्या है, इसके अंदर आपको क्या है जो दूर की, जो इसका नाम है लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग यानी दूर की चीज़ें साफ दिखाई देती है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा इसके अंदर, दिखाई नहीं देता है, समीप की वस्तुएं नियर बाई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देती है, दूर की साफ दिखाई देती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कोज ऑफ अपीयरेंस ऑफ रेड कलर ऑफ सन एट टाइम ऑफ सनराइज, अभी आगे ना वही पीछे वाला, यानी क्या है तो देखिए अभी कलर की बात आ गई है, तो कलर में क्या बताया, जब भी कलर की बात आती है विच कोज रेड कलर ऑफ सन एट टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट, तो क्या आंसर स्कैटरिंग ऑफ लाइट आएगा, यानी हमारा राइट आंसर क्या है डी, प्रकीर्णन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय आई लेंस ऑन रेटिना, तो याद रखिए जो भी अभी नेत्र लेंस है हमारी आइज़ का, रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आपका रियल इन्वर्टेड यानी उल्टा बनता है, यानी वास्तविक और उल्टा बनता है। तो रेटिना पे किस प्रकार की इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट एंटर्स इन आवर आइज थ्रू ए थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड, पीछे भी किया था, प्रकाश हमारी आँख के अंदर जिस पतली पारदर्शक झिल्ली से प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं, कॉर्निया, यानी कि स्वच्छ मंडल कहते हैं। अगला है द पार्ट ऑफ आई विच रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई, यानी आँख का वह भाग जो आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है उसे हम प्यूपिल कहते हैं, यानी हिंदी में कहते हैं पुतली। नेक्स्ट है द ब्लू कलर ऑफ वाटर इन ए डीप सी इज़ ड्यू टू, जब भी फे कलर की बात आ गई है तो आकाश इसी प्रकार समुंदर के रंग जो पानी होता है वो नीला दिखाई देता है, तो ब्लू कलर ऑफ सी इन डीप सी ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, तो हमारा आंसर क्या होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट है नंबर ऑफ प्राइमरी कलर कितने होते, प्राथमिक कलर 3 होते, बताया कौन सा आपका, बर्गर, ब्लू, ग्रीन, रेड, नीला, हरा, लाल। नेक्स्ट है स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर, प्रकाश की सफ़ेद रंग का 7 रंगों में बंटना कहलाता है डिस्पर्सन, डिस्पर्सन हिंदी में बोलते विक्षेपण, विक्षेपण। नेक्स्ट है द फोकल लेंथ बाई आई लेंस इन ह्यूमन बीइंग इज एडजस्टेड बाय, नेत्र से लेंस की फोकस दूरी का समायोजन कौन करता है, यानी क्या है आपका फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस एडजस्ट कौन करती है, सिलेरी मसल होती है, तो राइट आंसर क्या है सिलेरी मसल, इसे क्या बोलते हैं पक्षमाभि पेशिया। नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ आई बॉल, जो नेत्र गोलक है हमारी आइज़ का उसका जो व्यास होता है डायमीटर होता है लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है ह्यूमन आई इज सेंसिटिव, ह्यूमन आई सेंसिटिव होती है, मानव नेत्र किस रंग के प्रति सुग्राही है, तो हमारा आंसर क्या है ग्रीन कलर के लिए, हरे रंग के लिए ये सेंसिटिव होती है। मायोपिया इज ड्यू टू, अब पीछे पड़ा था हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, याद भी कर उसको, मायोपिया, हाइपर होकर मेट्रो में पिया, तो मायोपिया इज ड्यू टू निकट दृष्टि दोष कहते हैं मायोपिया को, और वो क्या था आपका हाइपरमेट्रोपिया, उसको लॉन्ग यानी कि आपका क्या है दूरदृष्टि, तो ये होता है किसी कारण इंक्रीज ऑफ आई बॉल, आई बॉल का साइज इंक्रीज हो जाता है, इसका ये मेन कोज है नेत्र गोलक के बढ़ने के कारण, तो उसमें अगर हाइपरमेट्रो में पूछते हो कि डिक्रीज लिख देना है बस आपको। नेक्स्ट है द सेल्स ऑन रेटिना इन ह्यूमन आई विच रेस्पॉन्ड टू कलर आर,
तो मानव रेटिना में रंगों की पहचान के लिए कौन सी कोशिकाएं होती हैं, उन्हें कहते हैं कोन सेल। कोन सेल शंकु प्रकार, ये शंकु की तरह की कोशिकाएं होती है, इस तरह की छोटी 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 इस तरह की दिखाई देती है, इनको बोलते हैं कोन सेल। तो जो ह्यूमन आई है, जो कलर आप देख पाते हैं, रंग बिरंगा संसार देख पाते हैं, उसका रीजन क्या होता है, कोन सेल। जिसके अंदर ये नहीं होते, उसको सब कुछ ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है। द फार पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज, जैसे पीछे बढ़ा, निकटतम बिंदु लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन 25 सेंटीमीटर होता है। दूर तक कहाँ तक देख पाते हैं आप, अनंत तक, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी क्या होता है, आई का फार पॉइंट, यानी कि फार पॉइंट लार्ज डिस्टेंस पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन हनी बी कैन सी इन द प्रेजेंस ऑफ डैश लाइट। जो मधुमक्खी होती है वो देख पाती है, तो मधुमक्खी किस रंग में प्रकाश को देख पाती है, आपकी ड्यू टू पैरा अल्ट्रा वायलेट। मधुमक्खियाँ किस रंग के प्रकाश में देख पाती है, पैरा बैंगनी। नेक्स्ट है, द डेंजर सिग्नल आर रेड इन कलर बिकॉज, बताया आपको जहाँ पे भी आ जाए ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रेड कलर इज स्कैटर्ड लिस्ट। तो रेड जो आपका लाल रंग होता है कम फैलता है, इसलिए क्या है, डेंजर सिग्नल हम रेड यूज़ करते हैं। और ब्लू कलर आकाश नीला दिखाई देता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि वहाँ स्कैटर्ड ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, टू एन एस्ट्रोनॉट दिस स्काई अपीयर्स। जो आपका अंतरिक्ष यात्री होती है उसको आकाश कैसा दिखाई देता है, याद रखिए ब्लैक दिखाई देता है, काला। विच कलर डेविएट द मस्ट, कौन सा कलर सबसे ज़्यादा फैलता है, विचलन होता है, तो याद रखिए विबग्योर। विबग्योर जब आपका वाइट कलर पास होता है प्रिज्म से तो 7 कलर में टूटना, इसको डिस्पर्सन कहते हैं। तो ये जो हमारा रेड कलर है ये खतरे के लिए यूज होता है, लेकिन अभी पीछे स्कैटरिंग कम होती है, तो इसका मतलब क्या, ये कम फैलता है। तो सबसे ज़्यादा कौन फैलेगा, ये वाला वायलेट कलर, बैंगनी कलर, यानी कि वायलेट, एंड डेविएट ज़्यादा होगा आपका वायलेट कलर। नेक्स्ट है, विच कलर डेविएट द लिस्ट, अभी पीछे बढ़ा रेड कलर, यानी रेड कलर क्या होगा, कम से कम डेविएट होगा, कम से कम विचलित होगा। विच कलर ऑफ लाइट हैज़ मैक्सिमम स्पीड थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, कांच के प्रिज्म में प्रकाश के किस रंग की चाल अधिकतम होती है। जो सबसे कम डेविएट होगा वो सबसे फास्ट चलेगा, तो हमारा सबसे कम डेविएट कौन हुआ था, रेड कलर यानी कि लाल कलर। तो इसकी स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो मिनिमम किसकी होगी, वायलेट कलर की मिनिमम हो गई है। वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ, कितने कलर होते हैं, प्रकाश 7 रंग से मिलकर बना होता है। तो श्वेत प्रकाश कितने रंगों का बना होता है, 7 कलर्स होते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइरिस इन द ह्यूमन आई, जो आपका ह्यूमन आई के अंदर आइरिस होती है इसको बोलते हैं परितरिका। ये क्या कार्य होता है, क्या फंक्शन होता है, तो आइरिस कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपिल एंड हैंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंटरिंग इन दी आई। तो जो आपकी आइरिस है, जो प्यूपिल है उसको साइज़ को कंट्रोल करती है, और जो लाइट इंटेंसिटी आपकी आइज के एंटर करती है उसको भी कंट्रोल करती है। तो परितारिका पुतली साइज़ को नियंत्रित करती है, जिसके कारण नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता का नियंत्रण होता है। अगला है, व्हाट इज़ द पावर ऑफ अकोमोडेशन फॉर ए यंग अडल्ट ऑफ नॉर्मल विजन, सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए समझन क्षमता क्या होती है। याद रखिए, जो नॉर्मल आई क्या होती है, तो पीछे बताया था आपको, हमारी जो 25 सेंटीमीटर यानी ये फोकल लेंथ होती है, तो पावर क्या होती है 1/f होती है। 1/f का मतलब क्या 20, अगर हम सेंटीमीटर में दी गई है तो आंसर कितना आएगा 4। तो हमारा आंसर क्या आएगा 4 डायोप्टर, पल्स 4 डायोप्टर जो होती है पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है। अकोमोडेशन मतलब होता है एबिलिटी ऑफ आई टू सी नियर बाई और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी आपास और दूर के ऑब्जेक्ट को देखने की जो क्षमता, इसी को बोलते हैं हम पावर ऑफ अकोमोडेशन या समझन क्षमता। नेक्स्ट है, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ विजन फॉर वन आई। इसका मतलब क्या, आपकी अगर एक आँख को आप ढक लेते हैं तो आपकी एक आइज कितने साइड में घूमने पर देख पाओगे, तो ये होता है 150 डिग्री पे होता है, यानी 150 डिग्री एंगल पे आपकी एक आइज जो, अगर आप एक को बंद करके दूसरी आइज से 150 डिग्री पर देख सकते हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ विजन ऑफ वन आई। अगर दोनों हो तो 180 डिग्री होता है। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ विजन ऑफ बोथ आई, तो कितना होता है 180 डिग्री होता है आपका ये। नेक्स्ट है चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, इस टॉपिक के हम क्वेश्चन करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डजंट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डजंट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन सर्किट, कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता है। तो हमारी पावर जो होती है वो क्या होती है H/T, यानी कि E/T भी लिख सकते हैं, और ये कितना होता है I² R होता है, V² R होता है, और हमारा
V इंटू में I होता है। तो देखिए यहाँ पे ये ठीक है, ये गलत है हमारा, यानी ये हमारा क्या है, राइट आंसर क्या है, B। ये हमारी रॉन्ग नोटेशन है। नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वाट। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 100 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी, क्या होगी। तो देखिए हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, आपका जो वोल्टेज है, देखिए फर्स्ट V1 220 वोल्ट है और जो आपका V2 है हमें कितनी दी गई है, 110 वोल्ट। तो V1 अगर 220 वोल्ट है तो P1 यानी पावर कितनी हमारी 220 वोल्ट है, यहाँ पे हमको निकालनी है। तो निकालेंगे कैसे, हमें एक फार्मूला पता है, पहले हमें पता है कि हमारी जो पावर होती है वो होती है V²/R। क्या होता है, क्योंकि हमें क्या वोल्टेज चेंज की है, रेजिस्टेंस जो सेम रहा है, R यानी कि जो प्रतिरोध है रेजिस्टेंस सेम रहा है, इसका मतलब पहले हम R निकाले तो R क्या हो गया, V²/R। तो ये कितना हो गया 220 इंटू 220 और आपकी पावर कितनी है, सॉरी यहाँ पे पावर है 100 वाट, पावर 100 वाट। तो आप ये हो गई हमारी R1, यानी R मिल गया आपको रेजिस्टेंस। तो जो हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी P2। तो P2 कितनी होगी, V2²/R होगी। तो V2 कितना दिया गया 110 का स्क्वायर, 110/110 और R कितना हो गया आपका, ये वैल्यू रख दें हम 220 इंटू 220 इंटू 100। तो देखिए 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 यानी 100/4 कितना आएगा 25 वाट आ गया हमारा। एक और भी आसानी ट्रिक है, अगर आपकी देखिए, अगर वोल्टेज जो थी आपकी पहले देखिए वोल्टेज की 220 से वोल्टेज आपकी कितनी होगी, हाफ हो गई, हाफ होगी। तो याद रखिए पावर क्या हो जाएगी, पावर विल बी 1/4, 1/4। तो 1/4 किसका, स्टार्टिंग की जो P1 थी, तो P1/4 यानी 100/4 कितना आ गया 25 वाट। तो हमारा आंसर क्या होगा 25 वाट, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है, इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एल्यूमिनियम वायर इज डबल्ड लेंथ रिमेनिंग सेम, रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो हमें पता है एक फार्मूला होता है आपका रेजिस्टिविटी, हमें पता है जो R होता है, R ये क्या होता है ρL/A। तो यहाँ पे जो ये रो है इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, तो याद रखिए ये जो एक मेटल के लिए फिक्स होती है रेजिस्टिविटी, आप उसकी लेंथ बढ़ाए, एरिया बढ़ाए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे क्या देखिए लेंथ रिमेन सेम, रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टिविटी के बारे में पूछ रहे हैं, रो क्या होगी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यानी क्या रहेगी उतनी ही रहेगी, रिमेन सेम। तो राइट आंसर क्या रहेगा, रिमेन सेम। नेक्स्ट है 1 kWh इज इक्वल टू, तो हमारा आंसर क्या होगा 3.610 के 6 जूल निकाल भी सकते हैं, हमें पता है किलोवाट आवर। 1 किलोवाट, 1 किलो के अंदर क्या होता है 1000 वाट, और आवर के अंदर कितने सेकंड होते हैं 360 100 से इतना होता है। इसको रखेंगे 3.6 10 की 6 ये आपकी जूल। और किलोवाट आवर क्या होती है, इसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। जो हमारे घर के अंदर मीटर यूज़ होते हैं, हम बोलते हैं 1 यूनिट निकल गई, 2 यूनिट, 1 यूनिट, ये किसके बराबर होती है 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। तो राइट आंसर क्या हमारा बी, 3.6 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डजंट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ सर्किट। पीछे वाला सेम क्वेश्चन देखिए, पीछे देखा था हमने, पावर क्या होती है I²/R, VI और V²/R, ये 3 होते हैं। तो देखिए इसके अंदर ये ठीक है हमारा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, नहीं हमारा आंसर ये ठीक नहीं है, यानी ये गलत है। तो लेकिन ऑप्शन क्या था, पावर का नहीं है जो। नेक्स्ट है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, याद रखिए वोल्ट मीटर हमेशा, वोल्ट मीटर पैरेलल के अंदर जोड़ा जाता है, इन पैरेलल यानी कभी भी आपका जो होगा कोई भी सर्किट होगा उसके अंदर वोल्ट मीटर का सिंबल होता है ऐसे, वी से दिखाते हैं इस तरह, पॉजिटिव नेगेटिव। ये कहाँ जोड़ेंगे, हमेशा पैरेलल के अंदर जोड़ते हैं। और अगर मान लो एमीटर पूछे, वो सीरीज में जोड़ते हैं एमीटर, अगर एमीटर का सिंबल होता है ऐसे, एमीटर, ये क्या मापता है, करंट यानी कि विद्युत धारा मापता है, और ये हमेशा किस में होता है, सीरीज श्रेणी क्रम में जुड़ता है। वोल्ट मीटर पैरेलल के अंदर, एमीटर सीरीज में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, आ गया ना, पोटेंशियल डिफरेंस होती है वोल्टेज,
वोल्टेज है तो कौन मापेगा, V यानी कि वोल्ट मीटर मापेगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, वोल्ट मीटर। तो नेक्स्ट है हमारा, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेम मेटल डिपेंड्स ऑन द फ्लोइंग फैक्टर। तो ऑप्शन क्या देखिए, लेंथ ऑफ, हमें पीछे बताया था आपको अभी, तो R जो होता है ये होता है रो L/A। तो L क्या है, लेंथ है, लंबाई है, A क्या है, एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल है, और रो क्या है, मटेरियल किस प्रकार का है, यानी आपका जो पदार्थ किस प्रकार का है। तो तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि A, नेचर ऑफ द मटेरियल यानी कि रो, अगर ये बात करिए होता है रो, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर L, और ये हमारा क्या होता है A। इसका मतलब क्या है, हमारा ऑप्शन क्या, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ अबव। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला डजंट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर। देखिए बार बार यूज होने लग रहा है आपका, देखिए कई बार पूछा गया ये। तो ये जो में क्या है, देखिए हमारा पावर का ये ठीक है, अभी पीछे बताया था, ये आपका जो है V यानी ये कितना है, Q/T करंट होता है, यानी हमें पता है I क्या होता है, Q/T। तो अगर मैं यहाँ रखूँ, ये भी क्या है, VI है, तो ये भी पावर है, और ये क्या है, I²R, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो हमारा I²R देखिए, ये क्या होता है, हीट का, हीट क्या होती है, I²RT, जूल हीटिंग इफेक्ट, यानी V²/RT याद कर लीजिए। T ज़्यादा होता है हीट के अंदर, हीट कह लो, एनर्जी कंज्यूम्ड। तो ये जो फार्मूला ये वाला हमारा, ये किसके लिए है, ये हीट का है। तो हमारा ऑप्शन जो ठीक हो गया होगा इसके अंदर, जो पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, डी। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 kWh। अब पीछे भी किया था, आ गया ना, कमर्शियल यूनिट यानी कि विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 10⁻6 जूल। जूल होता है, यानी हमारा बी आंसर होगा आपका, बी इज द राइट। दोनों ही ठीक है, वाट सेकंड, क्योंकि हमें पता है ना, देखिए आपका किलोवाट, ये क्या हो गया, किलोवाट आवर, यानी कि हमारा ए और बी दोनों ठीक होंगे, दोनों आंसर ठीक है हमारे। इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, देखिए अभी बताया था 1 kWh। तो वाट आवर क्या है आपका, वाट आवर, तो देखिए वाट आवर, वाट सेकंड, क्योंकि हमें पता है जो हमारा जब निकालते हैं तो टाइम को सेकंड में मापते हैं। तो वाट आवर भी का यूनिट किसकी है आपकी, तो 3.6 गुना में 10⁶ जूल कह लो, ये इसको वाट सेकंड कह लीजिए, क्योंकि हमने पीछे क्या, एक आवर के अंदर कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड होती है, इसी का यूज़ किया हमने यहाँ पे। देखिए 1 kWh, इसको जब जूल के अंदर 1000 और 3600 ही क्या सेकेंड है, तो क्या हो गया आपका वाट सेकेंड, और वाट सेकंड से बराबर 1 वाट सेकंड 1 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ करंट। करंट को किसे दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को आई से दिखाते हैं। तो आई की जो यूनिट होती है, इसको क्या होती है, इसको हम मापते हैं एम्पियर के अंदर मापते हैं। एम्पियर सिंबल क्या होता है, इसका ए सिंबल होता है, अगर ये दिखाई दे किसी पे, क्या होता है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं एम्पियर में, वोल्टेज को मापते हैं वोल्ट के अंदर। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है, वोल्टेज। वोल्टेज को मापने के लिए क्या यूज़ करते हैं, अभी पीछे बताया था वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं। करंट के लिए एमीटर। नेक्स्ट है इफ़ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉपर वायर इज डबल्ड एंड लेंथ रिमेनिंग सेम रेजिस्टिविटी। देखो रेजिस्टिविटी अभी पीछे बताया, ये क्या थी आपकी रो, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, ना लेंथ पे डिपेंड करती है, ना एरिया पे डिपेंड करती है। तो हमारा जो इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता, तो हमारा क्या है सेम रहेगी, रिमेन सेम, उतनी ही रहेगी, ये बदलती नहीं है। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 200 वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड इन 1/10 व्हाट विल बी दी पावर कंज्यूम्ड। अभी पीछे भी बताया था, मैंने निकालना समझाया था आपको। देखिए यहाँ पे भी सेम है, अगर आपकी वोल्टेज थी आपकी, आप देखेंगे वोल्टेज जो V1 है, V2 से देखेंगे, देखिए 220 से 110 हो गई, यानी हाफ हो गई। तो आपकी पावर कितनी होगी, जो पावर सेकंड होगी इनिशियल पावर की 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना दिया है, P1 दिया 200 वाट, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 पंजे 20, यानी क्या आंसर आ जाएगा 50 वाट। सो ट्रिक है आपकी, देखिए ना लंबा आपको निकालना पड़ा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आंसर कितना हो गया हमारा 50 वाट, यानी जब आपकी वोल्टेज हाफ होती है तो पावर कितनी हो जाती है 1/4 हो जाती है। नेक्स्ट है
इन ए सर्किट कंटेनिंग टू अनइक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो दो रेजिस्टेंस जो अनइक्वल है पैरेलल के अंदर ऐड है, तो आपको क्या है, क्या बताना है। देखिए ऑप्शन दी गई है ए बी सी डी, या करंट सेम रहता है या वोल्टेज सेम रहती है, आपको ये बताना है। तो याद रखिए जब आपके दो रेजिस्टेंस पैरेलल का मतलब क्या, इस तरह से आपके अगर मान लो किसी वोल्ट बैटरी से जुड़े हैं तो इसके अंदर क्या रहता है, आप देखेंगे करंट फॉलो करेगा। तो देखिए रास्ते क्या होंगे, एक करंट यहाँ से, एक करंट यहाँ से, तो इसका मतलब वोल्टेज सेम रहती है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज सेम रहती है। तो आपका ये जो कॉम्बिनेशन ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल मतलब पार्श्व श्रेणीकरण, इसके अंदर कांस्टेंट कौन रहता है, वोल्टेज, यानी वी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। अगर इस तरह होता है आपका, इस तरह जोड़ते किसी बैटरी को, तो इसको बोलते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन, जैसे R1 R2, ऐसे इसको R1 R2। तो सीरीज़ के अंदर क्या होता है, देखिए यहाँ से करंट रास्ता सेम है तो करंट सेम फॉलो करेगा। इसका मतलब कौन चेंज होता है, सीरीज़ के अंदर वोल्टेज डिवाइड होती है, V डिवाइडेड होता है, और I क्या रहती है, सेम रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन था पैरेलल के अंदर जोड़ा गया है, तो क्या कांस्टेंट रहती है, वोल्टेज ड्रॉप इज सेम अक्रॉस दी बोथ रेजिस्टर। तो सी इज़ द राइट आंसर, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहती है, करंट डिवाइड होता है। नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम 5 ओम 2 ओम रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल, नेट रेजिस्टेंस विल बी। तो देखिए क्या दिया गया आपको, पैरेलल के अंदर जोड़े गए हैं, तो पैरेलल में क्या है 10 ओम, यानी इस तरह आपका ये 10 ओम हो गया, सेकंड आपका 5 ओम और थर्ड आपका 2 ओम, इसको पैरेलल के अंदर जोड़ा गया है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इस तरह का होता है आपका। तो इसके अंदर आप निकालेंगे, क्या निकालना है आपको, नेट रेजिस्टेंस निकालना। तो पैरेलल के अंदर क्या होते हैं, इसको आर पी से दिखाते हैं, वो तब 1/R1 1/R2 1/R3, यानी पार्श्व क्रम में। बस आपको वैल्यू रखी 1/10 1/5 1/2। तो एलसीएम कितना आ गया आपका, एलसीएम इज 10, 10 1 जा 10, 5 2 जा 2 5 जा, यानी कितना आ गया 5 2 7 1 8/10। तो देखिए हमारा जो है आपका, अगर देखा जाए ये होगा आपका 1/RP। तो RP कितना आ गया आपका 10/8 आ गया, यानी कि आपका देखना कितना आएगा 8 1 जा। तो ऑप्शन देख क्या दिए गए आपको, देखिए आपको ऑप्शन में जो दिए गई है ध्यान से देखिए, 10 ओम से मोर देन 10, बिटवीन 5 एंड 2, लेस देन 2। यहाँ यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस आया हुआ है वो लगभग लेस देन क्या है, लेस देन 2 ओम से कम है। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, सी आंसर है डी, यानी हमारा जो नेट रेजिस्टेंस आएगा 2 ओम से कम आएगा। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी कि आर। तो जो आर होता है, जैसे सिंबल होता है रेजिस्टेंस का आर, इसकी यूनिट होती है ओम, ओम सिंबल होता है, ये इसका सिंबल होता है ओम का। और ये आपका इसको दिखाने तरीका होता है, इकाई का सिंबल, यूनिट का सिंबल है, इसको ऐसे दिखाते हैं, किसी रेजिस्टेंस का सिंबल है दिखाने का। तो आंसर क्या होगा हमारा ओम, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर रिड्यूस टू हाफ विदाउट कटिंग इट्स रेजिस्टिविटी। लेकिन फिर आ गया रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी जब भी कहीं आता है रो, ये चेंज नहीं होता, ये सेम रहता है, एक समान रहेगा, रिमेन सेम। नेक्स्ट है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस क्या होगा, एक मेटेलिक कंडक्टर जब भी याद रखिए, इसमें आपका टेम्परेचर बढ़ाएंगे टी, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आर भी यानी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर ये टी आपका डिक्रीज होता तो आर भी डिक्रीज होता। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे मेटल के लिए, कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर भी इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो आर भी डिक्रीज होगा, मीन्स घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। आपकी जो बैटरी का सिंबल होता है ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इधर पॉजिटिव चार्ज फॉलो करेगा, इधर आपका नेगेटिव चार्ज फॉलो करेगा। तो आंसर क्या होगा, बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, धनात्मक ऋणात्मक दोनों आवेशों की गति के कारण। तो राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर इज डबल्ड, यानी वोल्टेज जो है आपकी ये डबल कर दी गई है, डबल दोगुनी कर दी गई है। द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ हीट विल बिकम। तो हमें पता है, देखिए जो आपका हीट होती है वो क्या होती है, V²/RT होती है। अब इसने कहा कि आपकी देखो वोल्टेज ये अगर आपका दोगुनी कर दी गई है, डबल कर दी गई है, तो हीट क्या होगी, दोगुने का स्क्वायर, तो यानी कि हमारा 4 टाइम्स विल बी दी हीट इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है वर्क डन
टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड। याद रखिए, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यानी सुचालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक इकाई आवेश को विस्थापित करने में लिया गया जो समय होता है, लिया गया कार्य जो होता है, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर कहते हैं, विभव का अंतर कहते हैं। नेक्स्ट है विद इंक्रीज इन एरिया रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। विद इंक्रीज इन एरिया रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होगा? अभी पीछे पढ़ा था आपका ऑप्शन था आर था रो एल बाई ए। तो देखिए एरिया यानी कि अगर ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि आपका रेजिस्टेंस है इन्वर्सली किसके है? एरिया के है। अगर ये एरिया इंक्रीज होगा तो आर क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा तो घटेगा, दैट इज आपका डिक्रीजेस यानी कि घटता है। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज हाफ्ड, यानी आधी कर दी गई है लेंथ। कंडक्टेंस विल भी क्या होगी? तो याद रखिए, देखो रेजिस्टेंस क्या होता है? जो रोकता है, और रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको बोलते हैं हम कंडक्टेंस बोलते हैं। कंडक्टेंस मान लो सी से दिखा लेते हैं कंडक्टेंस। तो आप देखिए क्या लिखा है? लेंथ है, हमें पता है आर क्या होता है? रो एल बाई ए हो गया। तो सी क्या हो गया? 1/r, यानी क्या हो गया? उल्टा आपका कितना हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा A/L। देखिए इस तरह रो भी। तो देखिए जो आपका कंडक्टेंस है लेंथ की क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर लेंथ देखिए ना, कंडक्टर की लेंथ हाफ की है, ये अगर हाफ होगी, हाफ L/2, तो 2 क्या आ जाएगा? ऊपर जाएगा, दोगुनी, यानी कि क्या हो जाएगी? कंडक्टेंस 2 गुनी हो जाएगी, चालकता 2 गुनी हो जाएगी, डबल्ड हो जाएगी। नेक्स्ट है 1 किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ, किसकी होती है? वाट आवर। पीछे पढ़ा था हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा की। नेक्स्ट है 3 रेजिस्टेंस 10 ओम, 4 ओम, 2 ओम रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। टोटल रेजिस्टेंस विल बी, बिल्कुल सेम वही है पीछे किया था, 2 ओम से कम आएगा। 1/10, 1 पल्स में 1/4, पल्स में 1/2। तो याद रखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन से छोटा कितना है? यहाँ पे 2 ओम है। याद रखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा सबसे छोटे से भी कम आता है, तो आंसर क्या होगा? 2 ओम से कम। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आता है? सबसे बड़ा क्या? 10 ओम, उससे ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, सुचालक का प्रतिरोध या क्या है? यहाँ पे एक ऑप्शन दी गई है इंक्रीज विद लेंथ, डिक्रीज विद लेंथ, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, नन ऑफ अबव। तो हमें पता है यहाँ पे क्या है? जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो होता है, बार बार पढ़ रहे हैं, लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब क्या है? लंबाई के साथ बढ़ता है, यानी लंबाई के साथ बढ़ता है। इंक्रीज विद लेंथ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट वर्क डन टू मूव 1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन ए चार्ज कंडक्टर हैविंग पोटेंशियल 10 वोल्ट, कितना होगा? तो देखिए हमारा जो पोटेंशियल का जो हमारा फार्मूला होता है, जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो यहाँ पे जो आपका ये देखिए, और जो वर्क डन क्या होता है? V/Q हो गया। तो यहाँ पे जो वोल्टेज देखो, वोल्ट 10 वोल्ट, तो वोल्टेज कितनी है? 10 दी गई है, 10 वोल्ट दी गई है। और चार्ज कितना है? Q क्या होता है? चार्ज, यानी कि आवेश, ये कूलम्ब दिया गया है। तो वर्क डन कितना होगा? 10 जूल हो गया। तो आंसर कितना आएगा हमारा? 10 जूल। देखिए 10 जूल। नेक्स्ट है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश के SI मात्रक। चार्ज मतलब क्यू से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं चार्ज। तो इसके क्या किस में मापते हैं? कूलम्ब के अंदर मापते हैं। कूलम्ब COULOMB, कूलम्ब। नेक्स्ट है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर चार्ज कितना होता है? जितना प्रोटॉन पे होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6, 10 की पावर कितनी होती है? -19। ये नेगेटिव होता है, कूलम्ब होता है। अगर कोई प्रोटॉन पे पूछे तो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन क्या है? साइन पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है, ये देखिए, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, पावर की SI यूनिट क्या होती है? ये होती है वाट। वाट सिंबल क्या होता है? W से दिखाते वाट। नेक्स्ट है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि Q, अभी पीछे बताया था Q की क्या थी? कूलम्ब। कूलम्ब यानी हमारी विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? मात्रक होता है, कूलम्ब होता है। नेक्स्ट है SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्टेज। वोल्टेज को किसमें मापते हैं? वोल्ट के अंदर मापते हैं। तो आंसर क्या हो गया हमारा? वोल्ट। विभवांतर कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी कोई भी हो उसको मापते हैं जूल के अंदर।
तो राइट आंसर क्या होगा, जूल। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या हो गया, जूल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय द फ्लोइंग यूनिट। तो इलेक्ट्रिक करंट को किस यूनिट से दिखाते हैं, विद्युत धारा को किस मात्रक द्वारा व्यक्त किया जाता है, एम्पियर। एम्पियर यानी कि एम्पियर, करंट कहीं भी बात आ जाए, करंट का मतलब आई यानी कि इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, इसको मापते हैं एम्पियर से। सिंबल क्या होता है इसका, ए होता है। इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करते हैं, एमीटर। नेक्स्ट है 1 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो मतलब देखिए आपका जो सिंबल होता है माइक्रो के लिए, ये तो ये सिंबल होता है, ये किसके बराबर होता है, 10⁶ मीटर के बराबर होता है। एक होता है मिली एम से यूज़ करते हैं, कहीं एम आ जाए, मिलीमीटर, ये 10⁻³ होता है। नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁻9 मीटर। तो यहाँ पे क्या है, माइक्रो। तो माइक्रो क्या हो गया आपकी 10⁻⁶। तो यहाँ पे क्या हमारा बी इज़ द राइट आंसर। 10⁻⁸ यहाँ पे क्या था, एम्पियर। तो ये क्या हो गया यहाँ पे 10⁻⁶ एम्पियर। नेक्स्ट है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट क्या होता है आपको पता है, आपको 1 किलोवाट के अंदर होते हैं 1000। तो आंसर हो गया 1000 वाट। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हाउ इज ओम लॉ एक्सप्रेस्ड। तो ओम्स लॉ क्या कहता है आपका, ओम्स लॉ कहता है, आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ पे क्या देखिए आपको I क्या हो गया, V/R। तो आंसर देखिए यहाँ पे IV/R, ये हो नहीं सकता, ये भी गलत है, ये भी गलत। ठीक क्या हमारा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है। तो अभी पीछे बताया आपको R क्या होता है, R होता है ρL/A। और रो क्या होगी, ये हमारी रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता RA/L। R को मापते ओम के अंदर, एरिया को मीटर स्क्वायर के अंदर, लेंथ को मीटर के, मीटर से 1 मीटर गया, कितना आ गया ओम मीटर। यानी कि ओम मीटर क्या होती है, SI यूनिट होती है हमारी रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता की। तो आंसर क्या हमारा बी, ओम मीटर, यानी ओम मीटर, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलाम इज SI यूनिट ऑफ, यानी कूलाम किसका, पीछे क्या किसका होता है, चार्ज का यानी कि आवेश का। तुम्हारा आंसर क्या है डी, यानी कि चार्ज। विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल हैज़ लोवेस्ट रेजिस्टेंस। किसका हमारा क्या है, लोवेस्ट रेजिस्टेंस होता है, निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध न्यूनतम है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सिल्वर है, चांदी, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। तो याद रखिए जो सिल्वर होती है, चांदी हम कहते हैं बेस्ट कंडक्टर होती है, बेस्ट कंडक्टर, ये क्या होती है सिल्वर बेस्ट कंडक्टर यानी चालक होती है। तो हमारा आंसर क्या है चांदी। जिस जो सबसे ज़्यादा जिसकी कंडक्टेंस होगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे कम होगा। तो हमारा आंसर क्या है सिल्वर। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस पीछे भी पढ़ा था, क्या होती है SI यूनिट होती है ओम। ओम सिंबल क्या होता है ओम। नेक्स्ट है वाट इज SI यूनिट ऑफ, वाट इज SI यूनिट किसकी है आपकी, पीछे पढ़ा था वाट होती है पावर की, इलेक्ट्रिक पावर की। तो इलेक्ट्रिक पावर का हमारी बी, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है SI वाट। नेक्स्ट है ऑन व्हाट फैक्टर डज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। मैंने बताया था आपको रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या है, प्रतिरोध, यानी R क्या होता है ρL/A। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर यानी कि L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर यानी कि A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर, ये बताया था आपको, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो R भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो R भी डिक्रीज यानी कि घटेगा। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर यानी कि रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता, तो इन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल रेजिस्टर कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इवन डैश देन लिस्ट रेजिस्टेंस। तो याद रखिए हमेशा जो लेस यानी क्या होता है, अगर आपके रेजिस्टर यानी कि प्रतिरोधों को आप पार्श्वक्रम यानी कि पैरेलल में जोड़ते हैं तो जो नेट आएगा, नेट रेजिस्टेंस आएगा यानी कि RP आएगा, वो हमेशा लेस देन होगा लिस्ट से, सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम होगा, लेस होगा, लिस्ट होगा। तो हमारा यहाँ क्या है लेस। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट, यानी शॉर्ट सर्किट का कारण क्या है। तो शॉर्ट सर्किट आप कहते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया, अचानक आपकी लाइट चली गई, तो शॉर्ट सर्किट अक्कर व्हेन लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कम इन कॉन्टैक्ट टू ईच अदर, यानी जब आपकी दोनों तारें एक करंट वाली और न्यूट्रल भिड़ जाती है तो जो होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। यानी शॉर्ट सर्किट अक्कर व्हेन दी लाइव वायर करंट वाली और न्यूट्रल वायर कम इन कॉन्टैक्ट टू ईच अदर,
विद्युत में उदासीन तार के संपर्क में आने को शॉर्ट सर्किट यानी कि कहते हैं। नेक्स्ट है विच मेटल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ बल्ब। तो क्या होता है, ये हमारा जो बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट तंतु बना होता है किसका होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है, मेटल का बना होता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइए लेते हैं। पहला है द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर जनित्र, यानी ऑप्शन क्या होगा हमारा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन दिस सर्किट, यानी शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट क्या होता है, घटता है बढ़ता है। तो याद रखिए बहुत बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इंक्रीज हैवीली। तो राइट आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, पीछे पड़ा था वोल्ट मीटर, यानी हमारा आंसर क्या होगा, वोल्ट मीटर यूज करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विभवांतर को मेजर करने के लिए। अगला है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो आपके जो डायरेक्शन है इंड्यूस करंट उसको वहाँ पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बताया था। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल याद रखना आप, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यानी बी इज द राइट आंसर। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यानी ये हमारा हो गया फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, यानी क्या हो गया, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या लेंज लॉ। और इंड्यूस करंट को क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट को हम बोलते हैं हिंदी में प्रेरित विद्युत धारा। तो दिशा दिखाने के बोलते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, और इंग्लिश में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम द्वारा हम क्या मापते हैं, इंड्यूस करंट को मापते हैं। नेक्स्ट है डैश शोड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड फिनोमेनन। तो कौन था साइंटिस्ट जिसने बताया था इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म यानी कि आपका चुंबक और विद्युत दोनों एक दूसरे से जुड़ने वाली घटनाएं है, ओरस्टीड साइंटिस्ट था, इसने पहली बार ये प्रूव भी किया था। नेक्स्ट है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस एंड इलेक्ट्रोलिसिस आर गिवन बाय, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण विद्युत अपघटन के जो नियमों की खोज की थी माइकल फैराडे ने की थी। किसने की थी, माइकल फैराडे। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलोनॉइड कैरिंग करंट। सोलोनॉइड क्या होती है, परिनालिका। तो धारा प्रवाहित जो एक लंबी परिनालिका के अंदर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या होता है, हमेशा यूनिफॉर्म रहता है, एक समान रहता है। यानी सोलोनॉइड के अंदर क्या रहता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक समान रहता है और उसके बाहर क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट है द डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने वाली जो डिवाइस है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जनरेटर कहते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर घर में कहते हैं, जो लाइट चली जाती है शादी के पंडाल में हम क्या लेके आते हैं, जनरेटर लेके आते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण इज द प्रोसेस ऑफ, क्या प्रोसेस है ये आपकी, इंड्यूसिंग करंट ड्यू टू रिलेटिव मोशन इन कोयल एंड मैग्नेट। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी, इंड्यूस करंट ड्यू टू रिलेटिव मोशन इन ए कोयल एंड मैग्नेट। इसके अंदर क्या होता है, कोयल होती है, इस तरह से इसे गैलोमीटर से जोड़ देते हैं, गैलोमीटर से एक मैग्नेट को जब इसकी तरफ मूव करते हैं इस तरह आगे पीछे करते हैं, कोयल के अंदर क्या है, करंट पैदा होता है, इंड्यूस करंट पैदा होता है, आई करंट पैदा होता है जिस मैग्नेट को लेके आती है, इसको इंड्यूसिंग करंट ड्यू टू, देखो रिलेटिव मोशन, परस्पर इसकी तरफ लेके आए दूर लेके, इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन इन कोयल एंड मैग्नेट। तो ये मैग्नेट है, ये कोयल है, इनके बीच में जब भी रिलेटिव मोशन होता है एक दूसरे से दूर लेके जाते हैं तो इंड्यूस करंट पैदा होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक जनरेटर। देखो जनरेटर क्या करता है, जनरेटर के अंदर आप क्या डालते हैं, घर में भी देखा होगा आपने, बाहर देखा होगा, इसके अंदर हम डीजल डालते हैं, घुमाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। तो आपका जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी इज़ द राइट आंसर, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इन सर्किट इज यूज्ड। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करता है, विद्युत परिपथ में फ्यूज क्या करता है, आपको पता है, इलेक्ट्रिक सर्किट को काट देता है। इलेक्ट्रिक सर्किट जब आपका करंट बढ़ता है तो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है और आपको सर्किट को सेफ रखता है।
तो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर फ्यूज़ क्या करता है, सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं हमारे, यानी सुरक्षा युक्ति के रूप में इसको यूज़ करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या इसके अंदर, डी होगा, सेफ्टी डिवाइस। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड अपॉन, यानी जो विद्युत जनरेटर है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कभी पढ़ा था विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट है द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, यानी वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करती है, कई बार आया देखो क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कलर ऑफ इंसुलेटिंग कवर ऑफ एन अर्थिंग वायर। आपने देखा होगा 3 तरह की वायर होती है, ब्लैक वायर होती है, आपको पता है ब्लैक वायर क्या होती है, एक ब्लैक वायर है, ये न्यूट्रल के लिए यूज़ करते हैं, न्यूट्रल वायर के लिए। एक आपकी जो रेड, यानी अगर खतरा, रेड वायर क्या होती है, लाइव वायर के लिए यूज़ करते हैं, लाइव वायर जिसके अंदर करंट होता है, लाइव वायर कहते हैं रेड को। बच गई कौन सी, ग्रीन, एक होती है हरी, अगर आपने देखा होगा तो हरी जो वायर होती है, ग्रीन वायर होती है, इसको हम क्या करते हैं, अर्थ वायर के लिए यूज़ करते हैं, अर्थिंग वायर, यानी भू संपर्क तार बोलते हैं इसको। इसका रंग होता है ग्रीन, यानी कि हरा होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कलर ऑफ इंसुलेटिंग कवरिंग ऑफ लाइव वायर। लाइव, लाइव माने जिंदा, यानी जिसके अंदर करंट होता है, वो कैसा होता है, अभी बताया आपको, रेड, खतरा, यानी विद्युत में तार के आवरण का रंग होता है रेड, यानी कि लाल रंग होता है। तो कैसा रंग होता है हमारा, लाल, लाइव वायर का होता है रेड। नेक्स्ट है व्हाट डू द फिंगर पॉइंट इन राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल जो होता है हमें बताता है, जब एक स्ट्रेट कंडक्टर सीधे चालक को हम पकड़ते इस तरह से, तो सीधे चालक में करंट, थंब प्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर अंगूठा आपका करंट विद्युत धारा को दिखाता है, तो ये कर्वेचर क्या दिखाती है, फिंगर क्या दिखाती है, मैग्नेटिक लाइन, चुंबकीय रेखाओं को दिखाती है। तो फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अराउंड द कंडक्टर। उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाओं को, दिशा को बताती है। नेक्स्ट है व्हाट डज थंब पॉइंट इन राइट हैंड थंब रूल। अभी बताया आपको, थंब क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देता है, यानी आई, यानी अगर मैं इसको बनाऊं डायग्राम, अगर मान लो इधर से करंट फॉलो कर रहा है, तो ये जो आपकी कर्वेचर इस तरफ ही है, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, और यहाँ क्या होगा आपका करंट आई। तो जो थंब है वो मैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को दिखाता है, और जो फिंगर है वो क्या दिखाती है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है आपका राइट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ MRI। MRI सुना होगा आपने, आप जाते हैं अस्पताल के अंदर जाते तो वो कहते हैं आपसे MRI कराइए, तो MRI की फुल फॉर्म क्या होती है, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसको हिंदी में कहते हैं चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। अगला क्वेश्चन हमारा है नेम 2 पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। तो आपको चुंबक के 2 ध्रुव कौन से होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है जिसको हम N से दिखाते हैं, एक आपका कौन सा होता है, आपको देखिए ना, नेम दी 2 पोल्स ऑफ मैग्नेट। चुंबक के 2 ध्रुव कौन से होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो नॉर्थ पोल जो होता है उसको दिखाते हैं N से, और साउथ पोल यानी कि साउथ पोल को दिखाते हैं S से दिखाते हैं। सेकंड क्या होगा आपका, साउथ पोल, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट को दिखाते हैं S से दिखाते हैं, और मैग्नेट को ऐसे दिखाते हैं। एक मैग्नेट को दिखाने का तरीका होता है इस तरह लिखते हैं, एक होता है मैग्नेट, ये होता है N, ये होता है S। तो किसी मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, 2 पोल होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। नेक्स्ट है नेम 2 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का प्रयोग कहाँ होता है, तो हम 2 पढ़ते हैं, एक तो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, चैप्टर का ही नाम है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के 2 प्रभाव के नाम लिखने। सेकंड क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या इसको बोलते हैं जूल हीटिंग इफेक्ट, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। तो 2 इफेक्ट कौन से इलेक्ट्रिक करंट के, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या जूल हीटिंग इफेक्ट कहते हैं इसको। नेक्स्ट है नेम 2 ऑर्गन ऑफ बॉडी विच प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड। मानव शरीर के किन अंगों में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो ये होता है हमारा हार्ट के अंदर और ब्रेन के अंदर, हृदय और मस्तिष्क के अंदर। नेक्स्ट है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 वायर्स पॉजिटिव और नेगेटिव इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। घरों में जो हमारी घरेलू जो विद्युत परिपथ होता है, जो हमारी वोल्टेज हमें मिलती है वो कितनी होती है, 220 वोल्ट होती है।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन इंडिया। भारत में प्रत्यावर्ती धारा, जैसे हमारी जो अल्टरनेटिंग करंट होती है इसका इस तरह दिखाते हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। भारत में कितनी होती है 50 हर्ट्ज़ होती है, 50 हर्ट्ज़ होती है। तो ये था हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब नेक्स्ट हमारा है ऊर्जा के स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड स्पेस प्रोब डिवाइस। कृत्रिम उपग्रहों अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों में से कौन सी ऊर्जा का मैक्सिमम प्रयोग होता है। तो हमें पता है अंतरिक्ष में कोई आप कितना ही पेट्रोल कोई भी फ्यूल डाल दीजिए वो ख़त्म ही होना है। तो वहाँ पे कौन है, सन से मिलने वाली लाइट है। और सन से क्या होती है, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। तो जितने भी आपके अंतरिक्ष में भेजने वाली जो आपके उपग्रह है सैटेलाइट है उसके अंदर कौन सी एनर्जी यूज़ होती है, सोलर एनर्जी यूज़ होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। बायोमास यानी कि जैव मात्रा ऊर्जा, यानी बायोमास अंदर जो हमें जीवों से प्राप्त होती है। तो देखिए पौधों से जीवों से मिलती है, लकड़ी बायोमास है, गोबर गैस भी आपके बायोमास है, एनिमल से मिलती है। जो आपका चारकोल होती है लकड़ी से मिलता है। बच गई आपकी न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि नाभ की ऊर्जा, यानी आंसर क्या है हमारा सी विल बी द राइट आंसर, जो बायोमास से में नहीं मिलता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। तो देखिए हमारा इसके अंदर हम देखते हैं यानी कन्वेंशनल सोर्स क्या होता है। देखो कन्वेंशनल सोर्स होता है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, यानी टेक्नोलॉजी लगानी पड़ती है, पैसा लगाना पड़ता है आपको, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स। दी सोर्स विच यूज मनी एंड टेक्नोलॉजी, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स। तो बायोमास, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सभी क्या है, देखिए इसके अंदर हमें कोई एनर्जी, इसके अंदर हमें क्या कोई पैसा लगाना नहीं पड़ता, हमें मिलता है, हवा मिल रही है, हमें सोलर एनर्जी मिल रही है, बायोमास लकड़ी मिल रही है। तो ये क्या है हमारा आपके सभी कैसे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ है। तो हमारा इसमें आंसर क्या है, कोई भी इसके अंदर से नहीं है, नन ऑफ अबव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज फाउंड मैक्सिमम इन बायोगैस। बायोगैस यानी कि जो आपकी बायोगैस होता है उसके अंदर सबसे अधिक गैस कौन सी होती है, मीथेन होती है। मीथेन यानी CH4 सिंबल होता है इसका, CH4 ये इसका सिंबल होता है। लगभग कितनी होती है 75% होती है आपकी बायोमास के अंदर। कौन सी गैस होती है, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड स्पेस प्रोब्स आर फ्लोइंग इज यूज्ड द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। पिछले भी किया था, जो सैटेलाइट उपग्रह होते हैं उसके अंदर सोलर एनर्जी का यूज़ होता है, यानी आंसर क्या होगा सोलर यानी कि सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे बताया अभी आपको कन्वेंशनल सोर्स क्या था, जिसके अंदर आपकी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है, मनी लगानी पड़ती है, जिसके अंदर पैसा और तकनीक दोनों का यूज़ होता है, उसको बोलते हैं हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे हमारा क्या देखिए फॉसिल फ्यूल है, आपका थर्मल एनर्जी है, थर्मल पावर प्लांट लगाना पड़ेगा, पैसा लगेगा। हाइड्रो पावर जो जल से लगने वाले जैसे थर्मल डैम है आपके, भाखड़ा डैम है, वहाँ भी पैसा लगाना पड़ेगा, फॉसिल फ्यूल के लिए भी लगाना पड़ा। लेकिन सोलर एनर्जी जो कि आपको फ्री में मिलती है, कोई पैसा कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती है। तो आंसर क्या होगा सोलर एनर्जी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। बायोमास यानी कि जो हमें जीवों से पौधों से मिलता है, प्लांट से मिलता है एंड एनिमल से मिलता है, उसको बोलते हैं हम बायोमास। तो देखिए कोयला मिलता है हमें, बायोगैस भी मिलती है, लकड़ी भी मिलती है, वुड। तो आंसर क्या है इसके अंदर भी हमारा न्यूक्लियर एनर्जी, नाभ की है ऊर्जा। इन द बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती जलाते हैं, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू। तो जब मोमबत्ती जलाते हैं तो आपकी जो केमिकल रासायनिक ऊर्जा किस में बदलती है, आपको क्या मिलती है, लाइट मिलती है, यानी कि आपको प्रकाश मिलता है। सेकंड क्या मिलती है, हीट मिलती है, उसमें ऊर्जा। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा सी, ए और बी, इन दोनों मिलेंगे, लाइट भी और हीट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल एनर्जी इन फिजिकल और केमिकल चेंज। किसी भी रासायनिक भौतिक जो परिवर्तन होते हैं, टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, अपरिवर्तित रहती है, एक समान रहती है, अनचेंज्ड रहती है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ डैश ऑफ ए फॉलिंग प्लेट आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द फ्लोर कन्वर्ट इनटू साउंड एनर्जी। पता आपको कोई भी आप प्लेट को गिराएंगे तो क्या होगा, जब टकराएगी फ्लोर से, फर्श से, तो क्या पैदा होगी, साउंड एनर्जी पैदा होती है। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है किसी प्लेट की ऊंचाई से गिराने पर, उसकी मैक्सिमम किस में बदल गया आपका,
काइनेटिक एनर्जी के अंदर बदल जाता है, क्योंकि गति के कारण, गति आ गई उससे क्या है आपकी चेंज हुई। जो साउंड एनर्जी है यहाँ पे क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी आपने गिराई तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा क्या होगी आपकी, कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है विच गैस इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, अभी बताया था मीथेन, मीथेन यानी बी इज द राइट आंसर, CH4 मीथेन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द बायोगैस, सबसे अधिक मात्रा होती है। नेक्स्ट है विच इज द नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं। देख फिर आया इसके अंदर आपका न्यूक्लियर एनर्जी, सेम क्वेश्चन है। विच एनर्जी इज पोसेस्ड बाई फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा है, बहते पानी में उसकी गति है, गति मीन्स क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तो कौन सी एनर्जी उसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी इज द राइट आंसर, गतिज ऊर्जा। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर क्या है, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है पृथ्वी पर, उसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है, सूर्य यानी कि सन है, तो सन इज द अल्टीमेट एनर्जी सोर्स ऑफ ऑन अर्थ, सन। नेक्स्ट है द गैस रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है आपका पता है, ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, तो राइट आंसर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है विच गैस इज नॉट प्रोड्यूस्ड ऑन कंब्यूशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी जीवाश्म ईंधनों के जलने से कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती है, कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होगी, आपको पता ऑप्शन दी देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला होता है CO, सल्फर डाइऑक्साइड फार्मूला होता है SO2, कार्बन डाइऑक्साइड होता है फार्मूला CO2, तो आंसर क्या होगा हमारा ऑक्सीजन, यानी क्या ऑक्सीजन क्या होता है O2, ये कभी भी आपको मिलेगी नहीं जब किसी चीज़ को आप जलाएंगे, कंब्यूशन करेंगे। नेक्स्ट है बायोगैस कंटेन मीथेन, पता है आपको, बताया था आपको 75% होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय विंड एनर्जी फॉर्म सिचुएटेड नियर कन्याकुमारी, यानी कन्याकुमारी के समीप स्थित पवन ऊर्जा फार्म से कितनी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी जो हमारा कन्याकुमारी के अंदर है आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस के लिए विंड यानी हवा से चलने वाला संयंत्र लगाया गया है, विंड एनर्जी प्लांट लगाया गया, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है 380 मिली मेगावाट, और 1 मेगा के अंदर कितनी होती है, मेगा 10⁶ के बराबर होता है, तो हमारा क्या है कितनी होती है 380 मेगावाट। नेक्स्ट है द कलर विच इज बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ हीट, आपने देखा होगा जितनी भी आपके बर्तन खाना बनाने वाले होते हैं उसकी जो तली होती है वो ब्लैक होती है, क्यों, क्योंकि कलर ये क्या होता है बेस्ट एब्जॉर्बर यानी कि अवशोषक होता है, अच्छा अवशोषक होता है, तो आंसर क्या होगा ब्लैक। नेक्स्ट है द कंट्री दैट स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑफ सोलर कुकर ऑन कमर्शियल स्केल फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वप्रथम किस देश ने सौर कुकरों का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन प्रारंभ किया, तो वो क्या हमारा देश है जिसका नाम है इंडिया, भारत है, जहाँ पे हम सोलर कुकर यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ दैट्स परसेंटेज ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है यानी कि भारत में कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग नाभिकीय शक्ति के रूप में यानी न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करता है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, लगभग 3%, कितना आंसर हमारा 3% जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है प्रोड्यूस होती है वो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ LPG, LPG क्या है, वो फ्यूल है जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा आज की टाइम में यूज़ हो रहा है डोमेस्टिक घरों के अंदर, तो इसके अंदर इसका फुल फॉर्म लिखनी है, तो फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG क्या होती है, देखिए हमारा ये आंसर ये नहीं है, हमारा क्या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो हमारा आंसर क्या है ये वाला, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये हमारा राइट आंसर है, ये नहीं है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ CNG, तो CNG का विस्तारित रूप क्या होगा, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आज इस टाइम आप देखते हो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसका, आपके जो व्हीकल्स है इसको बोलते हैं कंप्रेस में संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है LPG मेनली कंसिस्ट ऑफ, LPG के अंदर क्या होता है मेनली ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन का फॉर्म बताया था आपको C4 4 दूनी 8 से
दो ज़्यादा, ये क्या होता है हमारा एल्केन होता है, एल्केन, एल्केन, ब्यूटेन। नेक्स्ट है वेयर इज द लार्जेस्ट विंड एनर्जी फार्म इन इंडिया लोकेटेड, भारत में विशालतम पवन ऊर्जा फार्म कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में पहले किया था, कन्याकुमारी में है। इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है 380 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। क्वेश्चन व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ अर्थ, पृथ्वी पर ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सन। नेक्स्ट है हाइड्रो पावर प्लांट्स कन्वर्ट डैश एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर प्लांट क्या होते हैं, जल ऊर्जा संयंत्र जहाँ पे बहुत ऊंचाई पे पानी को, वाटर को स्टोर किया जाता है फिर गिराया जाता है, तो वहाँ पे क्या उसके अंदर जो रुका हुआ पानी होता है उसके अंदर स्टोर एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, हिंदी में बोलते हैं स्थिर ऊर्जा। तो यहाँ क्या होता है, हाइड्रो पावर प्लांट्स कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ये जो हमारा यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने में। नेक्स्ट है ए विंड मिल कन्वर्ट डैश एनर्जी ऑफ विंड इनटू मैकेनिकल वर्क, यानी कोई पवन चक्की डैश को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो विंड क्या है, हवा से चलने वाली होती है, हवा से क्या होती है, हवा के अंदर मूविंग, विंड के अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलने के काम आती है, यानी जो आपकी विंड मिल होती है, आपकी विंड यानी कि हवा की काइनेटिक एनर्जी को बदल देती है, मैकेनिकल वर्क के अंदर बदल देती है। नेक्स्ट है द ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर दैट आर रिलीज्ड ऑन बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स आर डैश ऑक्साइड, जीवाश्मिक ईंधनों के जलने से उत्पन्न कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड बना कहलाते हैं एसिडिक ऑक्साइड कहलाते हैं, ये अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट है नेम एनी टू इनऑक्जेस्टिबल एनर्जी सोर्स, किन्हीं दो असमाप्य स्रोतों के नाम बताइए जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो कौन से होगी, सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा। नेम एनी टू रीन्यूएबल यानी जो नए दोबारा से नए हो जाते हैं उसको बोलते हैं रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कौन से हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। तो ये ना तो ख़त्म होने वाले इनऑक्जेस्टिबल है, और सेकंड क्या रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो बार बार इनका यूज़ किया जा सकता है, उसको बोलते हैं रीन्यूएबल। तो कौन सी है, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। नेक्स्ट है ए सोलर सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी, जो सोलर सेल यूज होते हैं, प्लेट लगती है आप देखते हैं, ये कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को किस में बदल देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमें क्या मिलती है, विद्युत ऊर्जा मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ नोन एज कंट्री ऑफ विंड्स, कौन सा देश पवन का देश कहलाता है जहाँ बहुत ज़्यादा हवा चलती है। तो देश का नाम क्या है, डेनमार्क। डेनमार्क क्या है, जहाँ पे हवा बड़ी तेज़ गति से चलती रहती है। तो विच कंट्री इज नोन एज कंट्री ऑफ विंड्स, डेनमार्क। नेक्स्ट है व्हाट इज द एस्टिमेटेड कैपेसिटी ऑफ विंड एनर्जी इन आवर कंट्री, हमारे देश में पवन ऊर्जा की अनुमानित क्षमता कितनी है, 45,000 मेगावाट है। अगला है नेम द फर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ऑफ टू स्टार्ट, फर्स्ट कंट्री जिसने स्टार्ट किया है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सोलर को, कभी बताया था आपको, इंडिया, यानी भारत है जिसने 1962 में, यानी इंडिया इन 1962 के अंदर क्या है, कमर्शियल लेवल पे क्या है, सोलर कुकर का यूज़ स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ लीडिंग इन विंड एनर्जी प्रोडक्शन, तो विंड एनर्जी कौन सा देश पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है, तो ये देश कौन सा, जर्मनी है। जर्मनी देश में सबसे ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पूरी दुनिया में विंड यानी पवन से उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट है हाउ मच एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ डेनमार्क इज़ फुलफिल्ड बाय विंड एनर्जी, क्योंकि अभी बताया जो डेनमार्क है वहाँ पे सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी यूज़ की जाती है, लगभग कितनी होती है, 25%। डेनमार्क में ऊर्जा आवश्यकता का 25%, 25% जो है वो विंड एनर्जी से क्या है, हासिल हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। तो आइए पहला प्रश्न है द कनाल इरिगेशन सिस्टम इज हिमाचल, जो हिमाचल के अंदर है, जो नहरी सिंचाई के लिए जो व्यवस्था है उसको क्या कहते हैं, कुल्लह कहते हैं, कुल्लह। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्सेज, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। पानी वाटर आपको प्रकृति देती है, सोइल है प्रकृति देती है, नेचर देता है, हवा भी नेचर देता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी क्या आपको पैदा करनी पड़ती है, तो नेचुरल रिसोर्स नहीं है इलेक्ट्रिसिटी। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट गेट लिस्ट रेनफॉल, कौन सा देश है कौन सा राज्य है, स्टेट में तो राज्य है जहाँ पे न्यूनतम वर्षा होती है, सबसे कम रेनफॉल होता है, वो हमारा क्या है, राजस्थान है, रेतीला है। नेक्स्ट है पेपर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कागज़ का निर्माण किससे करते हैं, लकड़ी से करते हैं। किससे किया जाता है, पेपर बनाया जाता है लकड़ी से। नेक्स्ट है द फ्यूल यूज्ड इन द थर्मल पावर प्लांट, ताप विद्युत घर जो होते हैं उसमें जो ईंधन यूज होता है, जो फ्यूल यानी ईंधन जो यूज़ किया जाता है थर्मल पावर प्लांट, वो कौन सा होता है, कोयला होता है, कोयला यानी कोल होता है। नेक्स्ट है व्हेन वाज गंगा क्लीनिनेस प्लान स्टार्टेड, गंगा सफाई योजना कब आरंभ हुई थी, गंगा सफाई योजना 1985 में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है खादिन्स आर कॉमन इन, तो खादिन क्या है, ये भी वाटर प्रिजर्वेशन का एक तरीका है स्टोर करने का, ये कहाँ यूज होता है, राजस्थान में यूज होता है खादिन। नेक्स्ट है बुधिन, बुधिन जो है ये भी सेम है, वाटर को स्टोर करने का, इरिगेशन सिस्टम का, ये कहाँ यूज होता है, बूंदीस आर कॉमन इन दी मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में जो यूज होता है उसको बोलते हैं बंदिश। नेक्स्ट है कोलीफॉर्म इज ए ग्रुप ऑफ, कोलीफॉर्म निम्नलिखित में किसका समूह है, याद रखिए कोलीफॉर्म बैक्टीरिया सुना होगा कभी आपने गंगा के अंदर, तो ये किससे संबंधित, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया का ही ग्रुप है एक। नेक्स्ट है व्हेन इज कोलीफॉर्म फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, कोलीफॉर्म मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिए इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वाज फ्रेम्ड एंड इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर, राष्ट्रीय वन पॉलिसी किस सन में बनाई गई और लागू की गई थी, तो ये 1988 में बनाई और लागू की गई थी। नाउ नेक्स्ट है द मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन ऑफ गंगा, जो गंगा है उसके प्रदूषण सबसे बड़ा कारण क्या है, पहला है आपने देखा कोई मरता है तो वहाँ पे उसकी एसिड एंड कॉर्प्स यानी अस्थियाँ और मृत शरीर बहने के कारण। सेकंड है इंडस्ट्रियल केमिकल इफ्लुएंट्स यानी औद्योगिक रासायनिक प्रदूषक जो होते हैं बहा दिए जाते हैं। बाथिंग एंड वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, वहीं पे जल में नहाना, कपड़े धोना, दीज आर द मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन ऑफ गंगा। फर्स्ट हो गया एसिड एंड कॉर्प्स, इंडस्ट्रियल केमिकल इफ्लुएंट्स एंड बैथिंग एंड वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स। नेक्स्ट है हाउ मच लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड विद द फॉरेस्ट, कवर्ड विद द फॉरेस्ट, कितना भारत का भूभाग वनों से ढका हुआ है, तो लगभग 20% भाग जो है इंडिया का वनों यानी कि फॉरेस्ट से ढका हुआ है, कवर्ड विद फॉरेस्ट। नेक्स्ट है हाउ मच लैंड एरिया ऑफ इंडिया शुड बी कवर्ड विद फॉरेस्ट, भारत का कितना भूभाग को वनों से ढका होना चाहिए, तो लगभग 33% भाग जो होता है 33% जो पार्ट ऑफ लैंड है, लैंड एरिया ऑफ इंडिया शुड बी कवर्ड विद फॉरेस्ट। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ गंगा कोर्स फ्रॉम गंगोत्री टू गंगा सागर इज, गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा की जो कुल लंबाई वो कितनी है 2500 किलोमीटर यानी 2500 किलोमीटर है लगभग। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय फर्स्ट आर इन 3Rs, तो ये हमारे कौन से पीछे पढ़ा है आपने, रिड्यूस रीयूज है ना, तो उसके अंदर जो थर्ड आर है वो हमारा कौन सा है, उसको बोलते हैं जो आपका है थर्ड आर जो व्हाट इज द मीन बाय फर्स्ट आर, पहला आर होता है रिड्यूस, जो सेकंड आर होता है थ्री वो क्या होता है रिसाइकल यानी कि पुण्य चक्रण, यानी पहला हो गया आपका रिड्यूस, सेकंड हो गया रिसाइकल और थर्ड क्या होता है रीयूज। देखिए ना तीनों पूछे जाते हैं आपसे, एक मार्क्स में आ जाते हैं। व्हाट इज द मीन्ड बाय फर्स्ट आर रिड्यूस यानी कम उपयोग, सेकंड रिसाइकल यानी कि पुण्य चक्रण, और जो थर्ड आर होता है उसको बोलते हैं रीयूज यानी कि पुण्य उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ टिम्बर, टिम्बर का दूसरा नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं इमारती लकड़ी, इंडस्ट्रियल वुड, इंडस्ट्रियल वुड जो होती है वो टिम्बर होती है। नेक्स्ट है लीव्स ऑफ विच प्लांट आर यूज्ड इन बीडी इंडस्ट्री, बीड़ी उत्पादक किस पत्ती का उपयोग करते हैं, बीड़ी किससे बनाई जाती है, तो ये होता है तेंदू होता है, तेंदू का पत्ता होता है उससे क्या बनाई जाती है बीड़ी बनाई जाती है। नेक्स्ट है ऑन विच रिवर हैज टेरी डैम,
बीन बिल्ट, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये गंगा नदी पर बनाया गया है, टिहरी डैम जो है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल कैन नॉट बी रिसाइकल, कौन सा पदार्थ पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता? तो देखिए आपको प्लास्टिक है, हाँ कर सकते हैं, पेपर पार के दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ग्लास भी यूज़ कर सकते, एस यानी राख, इसको हम नहीं कर सकते। राइट आंसर क्या है? एस यानी कि राख। नेक्स्ट है अमृता देवी बिश्नोई सैक्रिफाइस्ड हर लाइफ फॉर विच टाइप ऑफ ट्रीज, अमृता देवी बिश्नोई ने किन वृक्षों के लिए अपना बलिदान दिया था? तो ये क्या है हमारा? खेजरी, पेड़ का नाम था खेजरी। अमृता देवी बिश्नोई ने क्या थी? राजस्थान के, आपने सुना होगा राजस्थान में, वहाँ पे खेजराली गांव है, खेजराली, खेजराली। कब? 1731 में 363 लोगों के साथ अपना बलिदान दे दिया था। किस पेड़ को बचाने के लिए? खेजरी को। और जो आपका खेजराली गांव था राजस्थान था, और राजस्थान में 1731 में 363 लोगों के साथ मिलके क्या है? वृक्षों के लिए अपना बलिदान दे दिया था। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर वाज चिपको आंदोलन स्टार्टेड, चिपको आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था? ये उत्तराखंड में हुआ था। नेक्स्ट है ऑन विच रिवर इज सरदार सरोवर डैम बिल्ट, सरदार सरोवर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर डैम को नर्मदा यानी कि नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है विच रिवर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीनरी इन राजस्थान, राजस्थान में जो हरियाली आ गई है, पहले रेत ही रेत होता था, किस नहर के कारण है? तो इंदिरा गांधी नहर के कारण, इंदिरा गांधी रिवर। नेक्स्ट है विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा, भी बताया था चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था वो सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा स्टार्टेड किया गया था। नेक्स्ट है अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड इज रिलेटेड टू, अभी देखो इसने पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया, तो ये भी क्या है? सेम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी कि वन्य जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी नेशनल अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बंदारस एंड ताल आर कॉमनली फाउंड इन, कहाँ यूज होती है? महाराष्ट्र के अंदर। जल संरक्षण संरचनाएं बंदारस और ताल महाराष्ट्र के अंदर यूज की जाती है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे इज सेलिब्रेटेड, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। तो ये थे हमारे भौतिक यानी कि फिजिक्स के कुछ चैप्टर के इम्पोर्टेंट मल्टी चॉइस वेरी शॉर्ट फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन जो मैक्सिमम एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं।